हम जब ये कहते हैं कि सारी करेंसीज एट द एंड ऑफ द डे अपनी वैल्यू ड्राइव करती हैं डॉलर से या डॉलर से पैक्ड है, सर ये डॉलर से पैक्ड क्यों है? क्योंकि वो भी फियाट करेंसी है, पेपर करेंसी तो वो भी है। पेपर करेंसी अफ्रीका की भी, अपने देशों की भी है, हमारी भी है, और एशिया में श्रीलंका की भी, पूरी दुनिया की पेपर करेंसीज जो हैं वो अल्टीमेटली इंटरनेशनल मार्केट में हम देखते हैं, हमेशा ये सुनते रहते हैं कि डॉलर के से एक्सचेंज रेट क्या है, जिसको देखो डॉलर से एक्सचेंज रेट क्या है, डॉलर से एक्सचेंज रेट क्या है। ये डॉलर सेंटर में क्यों है और सारी करेंसीज डॉलर से अपनी वैल्यू को क्यों पैक करती हैं? मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जब करेंसी की वैल्यूएशन या उसकी स्ट्रेंथ को मापा जाता है कि कितनी मजबूती है तुम्हारे अंदर, बाजुओं में कितना दम है, तो वो डॉलर से कंपेयर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? डॉलर में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये जो सवाल है, क्या एक सेकंड और सर, क्या डॉलर की करेंसी भी, डॉलर भी गोल्ड से पैक्ड है क्या, इसलिए उससे वो करते हैं? देखिए ये जो ऐसा सवाल है जो जिसका जवाब अगर आपको समझ में आ गया तो पूरी इकोनॉमिक्स समझ में आ गई। मैं समझा आपको दीजिए इसको सर। बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये मैंने एक शर्ट डाली हुई है। इस शर्ट को बनाने में धागा लगा है, कलर लगा है, फिनिशिंग के लिए बहुत सारी मशीनरी लगी है, वीविंग हुई है। वो कहाँ से आया है? फिर उसकी स्टिचिंग हुई है, फिर कहीं पैकेजिंग हुई है, किसी ब्रांड ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिर वो किसी मॉल में किसी दुकान पर जाके बिकी है। अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो शर्ट मुझ तक पहुंची है, इसके पीछे हजारों किस्म की इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन है। और जरूरी नहीं कि ये शर्ट के पीछे का जो धागा है, जो कलर है, जो मशीनरी है, एक ही जगह से अवेलेबल हो। ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठी होती हैं, फिर जाके एक चीज बनती है। तो इसका मतलब ये है कि जिसको हम इकोनॉमी मानते हैं वो फंडामेंटली ग्लोबल होती है। हम माने या ना माने, हमारी जो जरूरतें होती हैं उनका जो विस्तार होता है वो ग्लोबल होता है। तो जब बहुत सारी चीजें मिलके एक चीज बना रही होती हैं तो उन चीजों की खरीद और फरोख्त होएगी, बाय और सेल होएगा। अब मैं अगर इंडियन हूं तो मेरे पास तो रुपी है। अगर आप मान लीजिए चाइनीज हैं तो आपके पास तो युआन है। अगर कोई भाई साहब इंग्लैंड में रहते हैं तो उनके पास तो पाउंड है। पर इन तीनों की जरूरतें हैं। किसी की जरूरत धागा है, किसी की जरूरत कलर है, किसी की जरूरत मशीनरी है। तो ये तीनों बंदे आपस में कैसे डील करेंगे? तो एक इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, जिसकी जैसी जरूरत है वो वैसे खरीदेंगे। पर जब वो ये तीन बंदे इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो कैसे खरीदेंगे एक दूसरे से? इंडिया के अंदर तो आईएनआर चलता है, इंडिया के बाहर तो नहीं चलता। चाइना के अंदर युआन चलता है, चाइना के बाहर तो नहीं चलता। इंग्लैंड के अंदर पाउंड चलता है, वहां से बाहर नहीं चलता। तो जब ये तीनों करेंसियां इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर आएंगी तो वो तो टकरा जाएंगी। तो उनको आपस में जोड़ने के लिए एक रिजर्व करेंसी चाहिए, और वो रिजर्व करेंसी का काम आज की तारीख में कर रहा है डॉलर। डॉलर ही क्यों? वो इसलिए कि दुनिया के जितने भी बैंक हैं उन सबको एक रेफरेंस करेंसी चाहिए ही चाहिए। इंडिया की ले लो। बट इंडिया के पास उतनी सप्लाई नहीं है, क्योंकि इंडिया की युआन ले लो। उनके पास ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स नहीं है। रशिया की ले लो। रशिया के पास ग्लोबल ट्रेड नहीं है। नेदरलैंड की ले लो। नेदरलैंड के पास ये तीनों नहीं है। जर्मनी जर्मनी के पास सिर्फ ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट है और बहुत नहीं है। इसलिए कोई भी करेंसी अगर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनती है तो उसके पीछे 3-4 मोटे मोटे कारण बनते हैं। पहला, वो देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, यानी कि उस देश के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ग्लोबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना बड़ा होता है। उस मामले में आज से अगर आप 50 साल 70 साल पीछे चले जाएं तो अमेरिका नंबर 1 पर था, आज भी काफी हद तक नंबर 1 पर है। नंबर 2, वो देश के जो बैंक्स हैं वो दुनिया के बैंकों के साथ जो भी बिजनेस करते हैं वो बिजनेस का साइज क्या है,
और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है कैपिटल मार्केट्स और ग्लोबल लिक्विडिटी मार्केट। वो लिक्विडिटी मार्केट जो पैसे का लेन देन बैंकों के बीच में होता है, वो किस करेंसी में होता है? वो डॉलर में होता है। तो डॉलर एक इतना स्मूथली ऑपरेट करने वाला सिस्टम है कि ये सारी करेंसीज के पास वो सारे फैक्टर्स नहीं है। किसी के पास ट्रेड का उतना कमाल नहीं है जितना डॉलर के पास है। किसी के पास कैपिटल मार्केट्स का कमाल उतना नहीं है जितना डॉलर के पास है। किसी के पास मिलिट्री पावर उतनी नहीं जितने डॉलर के पास है। किसी के पास पॉलिटिकल रिस्पेक्ट या पॉलिटिकल स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी डॉलर के पास है। तो जब ये सारी चीजें डॉलर के पास हैं और उस मुकाबले में कोई देश भी उसके बराबर खड़ा नहीं होता, तो डॉलर की करेंसी को रिजर्व करेंसी मानना सबसे सूटेबल होता है। तो जब रुपी को युआन में, युआन को पाउंड में शिफ्ट होना है, तो पहले अपने आप को डॉलर में शिफ्ट करेंगे और डॉलर से इन तीनों में से किसी के अंदर भी अपना दरवाजा खोल सकते हैं। तो इसलिए ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनना कोई मजाक नहीं होता। उसके पीछे बरसों की, दशकों की एक देश की मेहनत लगती है, जो एक समय, अगर आप आज से 70 साल पीछे चले जाएं, तो 20वीं सदी के पहले हाफ में, यानी कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के बीच के जो 50 साल थे, अमेरिका के लोगों ने बेइंतहा मेहनत की थी। बेइंतहा। उस मेहनत का नतीजा था कि वो ग्लोबल लेवल पर एक सुपर पावर बन के उभरे और उनकी करेंसी ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनी। अमेरिका के लोगों ने बहुत मेहनत करी, लेकिन अगर हम हिस्ट्री को थोड़ा सा बारीकी से देखा जब हमने, और आपने भी सर हिस्ट्री के, तो आप तो इतने विद्वान हैं, तो सर क्या इस बात से आप अग्री करेंगे कि पूरी दुनिया एक भीषण महायुद्ध में, जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भिड़ी रही, और अमेरिका साइड से सब नज़ारे देखता रहा, और सब जो लड़ रहे थे तो सबको बोलता रहा, अरे यार लड़ रहे हो तुम लोग, कोई चीज चाहिए तो बता देना, कोई जहाज चाहिए, कोई हेलीकॉप्टर चाहिए, कोई जीप चाहिए, कोई बंदूक चाहिए, अरे चलो चॉकलेट चाहिए, खाने पीने की चाहिए, तुम तो लड़ रहे हो ना, तुम्हारी फैक्ट्रियां भी बंद है, तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं, मेरे कारखाने चल रहे हैं। बहुत स्मार्टली पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में घिरी हुई जब थी, जब अमेरिका चीजों को 1 मिनट को बीच में मिला भी सकता था, लेकिन उसने पूरी दुनिया को आग में जलने दिया। और उस समय में उसने बहुत ही स्मार्टली, जब लोगों ने कहा कि हाँ हमें सामान चाहिए क्योंकि हम लड़ रहे हैं, हमें खाना चाहिए, हमें सब हथियार चाहिए, सब चीजें चाहिए, तो उसने बोला ठीक है आ जाओ ले लो। जो लोग जब अपनी करेंसी लेके गए, तो उसने बोला तुम्हारी करेंसी की तो कोई वैल्यू नहीं, तुम तो लड़ाई में लड़ रहे हो, तो लाओ सोना लाओ। और पूरी दुनिया से सोना लिया और बदले में उसने सप्लाईज दी, चीजें दी। तो क्या, मेरा जो सवाल है बेसिकली ये बैकग्राउंड देने का, कि क्या अमेरिका को मजबूत किस चीज ने बनाया, और अमेरिका का डॉलर इतना मजबूत क्यों है? देखिए, कोई भी देश अगर सुपर पावर बनता है, तो उसके पीछे बहुत कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी रहती है और बरसों की मेहनत रहती है। और अमेरिका ने ये सारी चीजें की। फॉर एग्जाम्पल, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल शामिल नहीं हुआ। एग्जैक्टली। और यूरोप की जितनी भी उस समय की बड़ी ताकतें थी, उनकी जो भी ताकत थी, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर उसको खत्म कर दिया। एग्जैक्टली। करोड़ों लोग उनके मर गए, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, उनकी इकोनॉमीज ठप हो गई, पर जरूरतें तो थी ना, क्योंकि युद्ध चल रहा था। तो युद्ध की जरूरतें कहां से पूरी करते? तो वहां पर अमेरिका उनके लिए एक बहुत बड़ा सप्लायर बन गया। अब अमेरिका को जब गोल्ड गया, तो अमेरिका की स्ट्रेंथ और बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद भी यूरोप ने अपनी गलती से नहीं सीखा। पहले विश्व युद्ध के बाद उन्होंने दूसरा विश्व युद्ध भी कर लिया, 1939 से लेकर 1945। और विश्व युद्ध कोई 2-4 महीने चलने वाला नहीं, 5-5, 6-6 साल चलने वाला विश्व युद्ध। आप सोचिए, करोड़ों लोग मर गए। कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लगभग
20 करोड़ लोग मरे थे। द फैक्ट हियर इज कि उस सारी चीज के अंदर दुनिया की जो उस समय की कहने को बहुत बड़ी ताकतें थी, जिसमें इंग्लैंड नंबर 1 पर आता था, फ्रांस आता था, जर्मनी आता था, वो इतनी कमजोर हो गए कि उनके पास अपने रिसोर्सेज का बहुत बड़ा क्रंच आ गया। तो उनको बचाने के लिए अमेरिका जब आगे आया, तो उनके लिए अमेरिका को एक सुपर पावर मानना बहुत आसान था। तो जब पूरे यूरोप ने, जापान ने अमेरिका को सुपर पावर मान लिया, तो बाकी के लिए उसे सुपर पावर मानना बहुत आसान था।